नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 को जाना था और भारत में कौन कौन से वन्य जीव है वो संकटापन यानी रेड डाटा पुस्तक की श्रेणी में आ गए हैं, उनके बारे में हमने जाना था। इस अध्याय में, इस भाग में हम भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के बारे में जानेंगे। 1972 का जो वन्य जीव रक्षण अधिनियम था, उसके तहत भारत में कुछ दुर्लभ जो जीव है उनके बारे में और संकटापन जीव है उनके बारे में सूची बनाई गई थी और उन जीवों को बचाने के लिए प्रयास किए गए थे। लेकिन इसके विपरीत वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत कुछ जो सूक्ष्म जीव हो, जंतु होते हैं, सूक्ष्म प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी इस प्रकार की श्रेणी में शामिल किया गया। इसमें सैकड़ों तितलियाँ, पतंगे, भृंग और एक ड्रैगन फ्लाई को भी शामिल किया गया, जिसको बचाने के लिए प्रयास किया जाए और उनको दुर्लभ जातियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 1991 में पौधों की भी कुछ 6 जातियों को भी संरक्षित करने के लिए इस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से बड़े जीवों को छोड़कर अब छोटे जीवों की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा और उनकी संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जाने लगे। भारत में वनों को उनकी श्रेणी के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक समय के बाद हमने पढ़ा था कि 70 से 80 के दशक के मध्य मांग उठने लगी थी कि किस प्रकार से वनों का विनाश हो रहा है, अतः इनको बचाने के लिए प्रयास किया जाए। तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार थी, उसने राज्य सरकारों के साथ में मिलकर कुछ अधिनियम बनाए और उस अधिनियम के तहत वनों को भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के ही अधीन है, अर्थात कुछ कार्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है और कुछ में केवल राज्य सरकार। तो राजस्थान में भी सरकार के द्वारा वनों को सघनता के आधार पे भी बांटा गया है, प्रशासनिक आधार पे भी बांटा गया है। अगर हम प्रशासनिक आधार पे वनों के जो वर्गीकरण की बात करें तो भारत जो राजस्थान के हैं वन, उनको 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो अब हम इन जो वनों की श्रेणियां हैं इसके बारे में जानेंगे। आरक्षित वन, आरक्षित वन आधे से अधिक वन क्षेत्र है, जो राजस्थान के अंतर्गत आधे से अधिक वन क्षेत्र है उस पर आरक्षित वन है और सर्वाधिक मूल्यवान वनों की श्रेणी में ये आते हैं। और इनके बारे में और कहे तो इसमें जो भी मानविक गतिविधियां होती है, यानी मनुष्य के द्वारा जो गतिविधियां की जाती है वो प्रतिबंधित है, अर्थात वनों को काटना बिल्कुल प्रतिबंधित है। यहाँ पे पशु चारण यानी पशुओं को चराना भी प्रतिबंधित होता है। ऐसे वनों को आरक्षित वनों की श्रेणी में लाया जाता है। ये राजस्थान के 36% भाग पर है, 37% भाग पर है और राजस्थान के दक्षिणी भाग में अत्यधिक मात्रा में है। दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ेंगे रक्षित वन। रक्षित वन राजस्थान के 1/3 हिस्से पर जो वृक्ष है वो रक्षित वनों की श्रेणी में लाया है। इसमें जो मानविक गतिविधियाँ यानी मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ थी वो गतिविधियाँ यहाँ पे प्रतिबंधित नहीं थी। यहाँ पे आप पशु चारण भी कर सकते हैं, कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं तो उनको भी काट सकते हैं। अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताओं को देखकर मनुष्य यहाँ पर से इमारती लकड़ियाँ भी लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन वनों का ह्रास होने लगा और अत्यधिक मात्रा में ये वन घटते गए। अंत में सरकार के द्वारा इनको भी बचाने हेतु इन वृक्षों को रक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों के तहत रक्षित वनों को भी अब संरक्षण में लिया जा रहा है।
अब अवर्गीकृत वन, जो वनों की तीसरी श्रेणी है, इन दोनों वनों को छोड़कर जो बचे हुए वृक्ष है उनको अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में लिया जाता है। अन्य सभी प्रकार के वन, बंजर भूमि पे उगने वाले वन जो सरकार के अधीन भी आते हैं और व्यक्तियों या समुदायों के अधीन भी आते हैं। कुछ समुदाय भी इसके ऊपर अपना अधिकार जता लेते हैं और जो अन्य वन है जो केवल आरक्षित और रक्षित वनों को छोड़कर वो सब अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मनुष्य और वनों का जो आपस में संबंध है वो बहुत ही गहरा है। वन के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अलग अलग हमारे देश की संस्कृति के बारे में जाने तो हमारी संस्कृति का पेड़ों से, वृक्षों से बहुत ही गहरा नाता रहा है। कुछ पूर्वी राज्यों के बारे में बात करें तो वहाँ पे संताल है, कुछ और अन्य समुदाय है, वो कदम वृक्ष, शमी वृक्ष, इस प्रकार के वृक्षों की पूजा करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी अगर बात करें तो हम भी पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र मानते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग समुदाय के द्वारा अलग अलग वृक्षों की पूजा की जाती है। और आपने देखा होगा प्रत्येक गांव के बाहर एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र होता है जिसको हम अपने भाषा में ओरण कहते हैं। ओरण क्षेत्र अर्थात वहाँ पर किसी भी वृक्ष को काटना बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, वहाँ पर कब्जा करना, अतिक्रमण करना, इस प्रकार से सभी बातों पर मनाही होती है। यानी ओरण यानी देवभूमि, या वहाँ पे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना प्रतिबंधित होना, उसको पाप समझा जाता है। तो इस प्रकार से ओरण भूमि कहा जाता है और प्रत्येक गांव की एक ओरण भूमि होती है। आपने देखा होगा कि हम वन्य जीवों को भी बचाते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी काम करते हैं। आपने देखा होगा आप कई मंदिरों में जाते हो, कई जो पर्वतों पर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर देव स्थान है, वहाँ पे आपने बंदरों को, लंगूरों को देखा होगा। आप उनको खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं। जैसे हमारे नज़दीकतम सिरोही जिले के अंतर्गत आम्बेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पर सानेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पर और भी कई ऊंचाई पे। तो इस प्रकार से हम जीवों के संरक्षण के लिए भी साथ साथ में काम करते हैं और हमने इस बातों को धार्मिकता से भी जोड़ा है। तो इस प्रकार से समुदाय है और जो वनों का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है और प्राचीन समय से ही कई समुदायों ने वनों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर दिया है। जैसे भारत के कुछ क्षेत्र में स्थानीय समुदाय अधिकारियों के साथ मिलकर वन संरक्षण करते हैं। अगर वनों के संरक्षण की बात आए तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है केवल उनसे वनों का संरक्षण नहीं हो सकता। अगर समुदाय या लोग हैं वो जब तक जागरूक नहीं होंगे तो केवल अधिकारियों के बूते की बात ये बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वन एक बहुत बड़ी मात्रा में है, इनका क्षेत्र भी बहुत विस्तारित रूप से है। इसके लिए कई कई क्षेत्रों में लोग हैं वो अधिकारियों के साथ में मिलकर वनों का संरक्षण करते हैं। और सबसे पहली जो ये नीति बनाई गई थी वो उड़ीसा राज्य में बनाई गई थी। कौन से राज्य में बनाई गई थी? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कुछ लोगों ने अपने दल बनाकर अपने एक बड़े अधिकारी को नियुक्त किया और एक परिषद टाइप बनाई और उनके द्वारा वनों का संरक्षण किया जाने लगा। इसी प्रकार से सरिस्का बाघ रिजर्व, सरिस्का जानते हो राजस्थान के अंतर्गत अलवर जिले के अंतर्गत आता है, जो बाघ रिजर्व है, वहाँ पे भी स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा अधिकारियों के साथ में मिलकर जो खनन कार्य हो रहा था उसको रुकवाने के लिए वहाँ के लोगों ने आंदोलन किए और वहाँ अभी भी संघर्षरत है। उन्होंने खनन कार्य रुकवाया, क्योंकि खनन कार्य से हमने आगे पढ़ा था कि किस प्रकार से जीव जंतुओं के आवास है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, आवागमन के मार्ग होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके लिए वहाँ पे लोग संघर्षरत है। इसी प्रकार से राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि को एक सेंचुरी घोषित कर दिया। भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। अर्थात वहाँ पर उन्होंने शिकार पर, वनों के कटाई पर बिल्कुल रूप से प्रतिबंधित कर दिया। लोगों ने, मतलब प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने ही अपनी जागरूकता के आधार पर वहाँ पर 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया। इसी प्रकार से टिहरी बांध के बारे में आप सब जानते ही हो। टिहरी उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। वहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन
विजय धारीकर नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था 80 के दशक में। पहले ये बात एक प्रकार से हंसी की लगती थी कि बीजों को क्या बचाना, लेकिन बीजों के बचाने का उद्देश्य था लोगों को बीजों की नई प्रजाति और विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री उनके विभिन्न प्रकार, जैसे गेहूं की 10 किस्में, अलग अलग जो खाद्य सामग्री होती है उसकी अलग अलग बीजों की किस्में होती है, उन किस्म को जो लोगों को बताने के लिए बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसकी जागरूकता हरित क्रांति से आई। इसी प्रकार से नवधान्य आंदोलन भी, नवधान्य आंदोलन का भी उद्देश्य था वनों का संरक्षण करना, वन्य जीवों को बचाना। इस प्रकार से समुदाय है वो वनों के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन जो प्रबंधन होता है वो क्या होता है? संयुक्त का शब्द से तात्पर्य है शामिल, यानी स्थानीय लोगों का प्रशासन के साथ में मिलकर वनों की रक्षा के लिए किस प्रकार से नीति नियम बनाए जाएं, किन प्रकार से वनों को संरक्षित किए जाएं, वो होता है संयुक्त वन प्रबंधन। और सरकार को इसके द्वारा ही सहायता मिलती है कि स्थानीय लोग किस प्रकार से वनों के बचाव के लिए जागरूक है और किस प्रकार से वो वनों की सुरक्षा कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को ही कुछ न कुछ वनों के बारे में जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे भारत के पूर्वोत्तर में इस प्रकार की कई सारी प्रबंध समितियां हैं जो वनों की रक्षा के लिए कार्य करती है। और हमने पढ़ा था हिमालय के अंतर्गत कुछ आंदोलन भी हुए थे। जैसे हिमालय जो वर्तमान में जैसे यूपी और उत्तराखंड दोनों अलग हो गए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता था और अब उत्तराखंड में आता है। वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के नेतृत्व में कई महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी वनों की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से कई, हमारे राजस्थान में भी खिजड़ली गांव का उदाहरण आता है जिसमें वृक्षों के लिए इमरती बाई ने, अमृता देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने प्राणों के आहुति दी थी। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे हमारे इतिहास में उदाहरण आते हैं जो वृक्षों के लिए है। तो इस प्रकार से हमने वन्यजीव अधिनियम के बारे में जाना और किस प्रकार से समुदाय और वन रक्षण होता है, समुदाय के द्वारा, विभिन्न समुदाय द्वारा किस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। तो वन जीवन का आधार है, हमें भी वन संरक्षण करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी वनों के बारे में कुछ दो पंक्तियाँ कही है कि पेड़ होते हैं वो एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। वृक्षों के बारे में गौतम बुद्ध की ये टिप्पणी है कि जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करते हैं। वृक्ष हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वृक्ष हमें बहुत कुछ देता है और सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है और यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो इस प्रकार से वृक्ष के बारे में गौतम बुद्ध की भी ये टिप्पणी है। तो हम सब भी वनों के महत्ता को जानें, वनों के संरक्षण की बात करें, इस मुद्दे को और भी आगे बढ़ाएं। इतना सब जानकर अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।